हेलो चैंपियन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। बस इसको देखो, पढ़ो, याद करो और सो जाओ। चलिए, पहला है कि वैश्विक स्तर पे भारत एल्युमिनियम के उत्पादन में कौन से स्थान पे है वर्ल्ड लेवल पे? आंसर इज सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पे भारत चूने के उत्पादन में, चूने यानी लाइम के प्रोडक्शन में किस स्थान पे है? तो तीसरा। और वर्ल्ड लेवल पे ही भारत लौह अयस्क यानी आयरन ओर के उत्पादन में किस स्थान पे है? तो आंसर इज फोर्थ। और ये तीनों डाटा है 2024 के 2 अगस्त का। तो 2 अगस्त का ये डाटा है जिसमें बताया गया वर्ल्ड लेवल पे भारत की रैंकिंग क्या है इन तीनों में। इसके बाद भारत का कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में टॉप पे रहा है? कौन सा रहा है? केरल रहा है और उत्तराखंड रहा है। इनको कितना पॉइंट मिला है? तो केरल और उत्तराखंड को 79, दोनों को 79 मिला है, इक्वल है, टॉप पे है। और आपको पता है ना, जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, तो सतत विकास लक्ष्य जो रखा गया है वो एक्चुअली में है क्या? तो SDG का मतलब सिंपल है कि जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक सतत विकास लक्ष्य का पैमाना है, उसको भारत कितना अचीव कर रहा है, इसलिए भारत ने भी इसको अपना बना के रखा है कि हम कितना अचीव कर पा रहे हैं उसको। इसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी नई दिल्ली में किसने किया? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है, संजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया है। डिजिटल, फाइनेंशियल और कानूनी साक्षरता जैसी बुनियादी कौशल को इसमें शामिल कर आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस कक्षा के छात्रों के लिए 10 बैगलेस डे का प्रस्ताव रखा गया है? 10 बैगलेस डे का प्रस्ताव रखा गया है किस कक्षा के छात्र के लिए? तो आंसर 6 to 8, 6 से 8 के बच्चों के लिए ऐसा रखा गया है। और किसने रखा है? तो NCERT ने, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तो NCERT के द्वारा रखा गया है। अब इस 10 दिनों में उनको बैगलेस होगा और इनको अलग अलग तरह का बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, अलग अलग तरह के वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड दिया जाएगा। आसपास मतलब जो एक्सपर्ट बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, ऐसे जो लोकल एक्सपर्ट है ना, इनको इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि बच्चे इस तरह के हुनर को सीख सकें। किस कक्षा में युद्ध स्मारक कविता को, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो कविता है, पोयम है, उसको शामिल किया गया है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 20 सितंबर को किया गया है और इसको कक्षा 6 में, क्लास 6 के अंदर शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक करके कविता है, वीर अब्दुल हमीद शीर्षक वाला अध्याय है, जो अब्दुल हमीद के सम्मान में रखा गया है, जो 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, यानी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसको लेकर, और ये जो है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NELP 2020 में जिस तरह से देश के गौरव और देश का जो गाथा है उसको शामिल करने को लेकर उसके अंदर सुझाव है, उसी के अंदर इसको शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या है? छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रेरणा है वो क्लास 9 to 12, मुझे ध्यान, 9 से लेके 12 के बीच में, कक्षा यानी क्लास 9 से क्लास 12 के बीच के बच्चों में को सिलेक्ट किया जाएगा। हर सप्ताह यानी एवरी वीक, हर सप्ताह ये एक आवासीय कार्यक्रम होगा जिसमें 20 बच्चे होंगे, 10 लड़की और 10 लड़के होंगे।
अलग अलग जगहों पे ये ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और इनको ट्रेंड किया जाएगा ताकि लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर डेवलप हो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सी, ओके, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, CRNI, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया का शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया? तो आंसर इज यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे इसका मकसद ये है कि साइंस के अंदर जो जेंडर इनइक्वलिटी है, यानी जो लैंगिक असमानता है, उसको दूर करना, और कोई भी पूर्वाग्रह कि महिलाएं साइंस एंड टेक में अच्छा नहीं कर सकती, रिसर्च में अच्छा नहीं कर सकती, तो इसको दूर करने के लिए इन सबको स्टार्ट किया गया है। भारतीय रेलवे के किस जोन ने पहली बार केला निर्यात ट्रेन का शुभारंभ किया? केला निर्यात ट्रेन का शुभारंभ किया है। आंसर इज दक्षिणी मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे जो जोन है उसने क्या किया, अभी ताड़ीपत्री से लेकर से पहली केला निर्यात ट्रेन को उन्होंने स्टार्ट किया। ये ट्रेन जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और वहां मुंबई के रास्ते 680 टन केले को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, और इसको मिडिल ईस्ट देशों में भेजा जाएगा जैसे इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब आदि। तो उसके लिए डेडिकेटेड एक अलग से ही केला के लिए ट्रेन को लॉन्च किया गया। इसके बाद भारत के किस रेल जोन के द्वारा रेल रक्षक दल की शुरुआत की गई है? तो रेल रक्षक दल की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा किया गया है, और इसमें है कि बार बार अभी देख रहे हैं लगातार ट्रेन पटरी से उतर जाता है, रेल दुर्घटना हो रहा है, ट्रेन के ऊपर पथराव चल रहा है, तो इन सब से इमीडिएट उसको कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई गई किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह पहला नमो भारत रेलवे कहां से कहां? तो भुज से लेकर अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, भुज से लेकर अहमदाबाद के बीच में टोटल डिस्टेंस है 359 किलोमीटर, और टोटल 9 स्टेशन है जहां पे इसका स्टॉपेज होगा, और ये दूरी को इसको तय करने में 5 घंटे 45 मिनट, यानी लगभग 6 घंटे का समय, 5 घंटे 45 मिनट मतलब 5 घंटे 45 मिनट लगेगा। 12 सितंबर को स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर 12 कोच हैं, 1150 पैसेंजर बैठ सकते हैं, एग्रोनॉमिक सीटें हैं, एसी है, सब कुछ है जो होना चाहिए। भारतीय रेलवे के द्वारा पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है इगतपुरी झील। इगतपुरी झील में मध्य रेलवे स्थापित करेगा। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे का टारगेट है 2030 तक, ये फ्लोटिंग है, ध्यान रखिए, ये फ्लोटिंग पावर प्लांट है, 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। और इसके पहले ऑलरेडी आप देखे होंगे, अगर स्टेशन पे गए होंगे तो स्टेशन के छतों पे, वहाँ के बिल्डिंग पे सोलर पैनल लगा के ऑलरेडी 12.05 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी जनरेट किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता प्रदान की गई। क्यों दिया गया भाई? तो इसलिए दिया गया क्योंकि विभिन्न स्थानों पे बड़े सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम का मेजबानी इन्होंने किया है, और लगभग 14.19 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो इसके कारण इनको दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा गुजरात के किस स्थान में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की गई है? मंजूरी प्रदान की गई है। आंसर इज लोथल। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। कहाँ है? गुजरात, है ना, गुजरात। और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये किया गया है। यहाँ पे इसका उद्देश्य ये है, राष्ट्रीय समुद्री विकास परिसर को वैसे शॉर्ट में लिखते हैं NMHC। इसका उद्देश्य है कि प्राचीन समुद्री व्यापार और संस्कृति में अपनी भूमिका को प्रदर्शित करना,
4500 साल पुराने जो हमारा समुद्री विरासत है उसका जश्न मनाना, उसको प्रोटेक्ट करना, आदि आदि आदि। भारत के कितने, पहले इससे यहां नीचे वाले को पहले देखिए। जुलाई 2023 में 2024 में 22 जुलाई 2024 में कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? आंसर इज 6 को दिया गया। कौन कौन? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। राइट, 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद 3 अक्टूबर 2024, ठीक है, जुलाई के बाद अक्टूबर आता है, को कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? फिर 5 को दिया गया। असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि पाली और प्राकृत को भी यहाँ, जबकि यूपीएससी ने पाली को हटा दिया है, लेकिन तब भी पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और मोदी जी ने अपने भाषण में इन भाषाओं के इंपॉर्टेंस को बताया। ये एक आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का अभिन्न अंग कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पाली और प्राकृत, बाकी और तो याद रहेगा, लेकिन पाली और प्राकृत को भी आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे।